जैसे शेयर मार्केट है, हम सभी को पता है हाईली वॉलेटाइल होती है, उतार चढ़ाव तो देखने को मिलते हैं शेयर बाजार में। तो जो हमारे ग्रह होते हैं, ग्रहों की चाल का शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से भी कोई कनेक्शन है? तो किसी की भी पत्री में 5वां हाउस प्योरली शेयर मार्केट को रिलेट करता है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र एक डिफरेंट विधि है और शेयर मार्केट डिफरेंट विधि है। शेयर मार्केट के लिए कमाल करने के लिए कुछ चुनिंदा हाउस होने चाहिए आपकी पत्री में, तब आप उसमें कमाल कर पाएंगे। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए यदि बड़े बिगर प्लेनेट हैं, आपके शनि है जिनका मूवमेंट बहुत स्लो होता है कि कर लिया तो बस कर लिया, ठीक है, तो शनि हो गए या जुपिटर हो गए, तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब मीन्स आपकी पत्री में इफेक्ट किस 5th हाउस पे किस चीज़ का इफेक्ट आ रहा है। तो शेयर मार्केट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रह कौन से हैं? नमस्कार सपना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो आप बताइए कैसे हैं? नमस्कार जी, मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा ना हमारी ऑडियंस को अपने बारे में बताइए, और ऐसे आपको वास्तुशास्त्र में और एस्ट्रोलॉजी में कितना टाइम हो गया प्रैक्टिस करते हुए? माय नेम इज़ वास्तुशास्त्री डॉक्टर सपना ब्रजेश और आई एम वास्तु आचार्य, वास्तु व्यचस्पति। आप कह सकते हैं कि लास्ट 15 सालों से मैं फैक्ट्री, रेसिडेंशियल, कमर्शियल इनको सर्विसेज दे रही हूँ। और इन सब का कहीं ना कहीं कनेक्शन फाइनेंस से होता है, यदि ऑफिस की बात करें या किसी चीज़ की बात करें। सो बिसाइड्स वास्तु I do astrology also. I master in KP astrology, Vedic astrology, लाल किताब, so many things. तो सपना जी, अभी तक तो आपने बताया कि जो भी सारी चीज़ें हैं, अब नेक्स्ट मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको ये वास्तुशास्त्र में और एस्ट्रोलॉजी में प्रैक्टिस करते हुए कितना टाइम हो चुका है? जितना मुझे मोर देन यू कैन से 16 ईयर अब हो चुके हैं एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु करते हुए, एंड काफ़ी लोगों को मैंने सर्विसेज दी हुई हैं एंड टचवुड बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हुए हैं लोगों के लिए। काफ़ी टाइम हो गया है। और इसके अलावा न्यूमरोलॉजी भी मैं करती हूँ। तो एस्ट्रो, वास्तु, न्यूमरोलॉजी यू कैन से कि ये बिल्कुल पैक्ड है। आप यदि कोई कहे कि सिर्फ वास्तु वो करता है तो कहीं ना कहीं से वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकता है, या सिर्फ वो एस्ट्रो करता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। लेकिन जब इन तीनों का मिक्स करके आप अप्लाई करते हैं तो बहुत कमाल के रिजल्ट आते हैं सामने। ये तो अच्छा है। इवन आई वुड से थैंक यू कि आपने फाइनेंस से रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड क्लोज टू माई हार्ट भी है, क्योंकि बेसिकली मैं भी ट्रेडिंग करती हूँ और शेयर मार्केट में काफ़ी टाइम से हूँ मैं भी। मुझे बहुत इंटरेस्ट है शेयर मार्केट में भी। तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ बात करते हुए शेयर मार्केट और ट्रेडिंग एंड फाइनेंस के बारे में। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि हमारे साथ साथ बाकी जो हैं, इवन आजकल टीन बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। तो बस हम तो दिस पॉडकास्ट इज गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे लगता है, आई होप सो। अभी जैसे आपने बोला कि टीम को काफ़ी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट और शेयर मार्केट के बारे में आज जो बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं। तो डॉक्टर सपना जी, अभी आपने जैसे बताया कि आपका खुद का पर्सनल काफ़ी इंटरेस्ट है शेयर बाजार में। तो हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं कि शेयर बाजार का ज्योतिष शास्त्र से क्या डायरेक्टली कोई रिलेशन है? अब मुझे ऐसा लगता है अंकुर कि शेयर मार्केट तो ठीक है, बट ज्योतिष का आप सराउंडिंग में जो भी चीज़ें देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से उनका इन्वॉल्वमेंट हर जगह से है। हर चीज़ से ज्योतिष का इन्वॉल्वमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक फिजिक्स वाला यदि बैठा होगा तो उसको चारों तरफ शेप दिखेंगे, या फिजिक्स उसको एवरीवेयर उसको फिजिक्स दिखाई देगा। केमिस्ट्री वाले को एवरीवेयर वो केमिकल फार्मूला दिखाई देंगे कि इससे बना हुआ। वो पानी भी देखेगा तो H2O नज़र आएगा। सिमिलर वे में एक एस्ट्रोलॉजर यदि बैठा है तो उसको ये पता है कि यदि अंकुर मेरे सामने बैठा है तो इनके कौन से प्लेनेट प्रबल हैं कि ये यहाँ बैठे हुए हैं, या आप फाइनेंस से जुड़े हैं तो कौन से प्लेनेट आपके प्रबल हैं कि फाइनेंस में आप हैं। डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्गली कनेक्शन है ज्योतिष का आपके स्टॉक मार्केट या फाइनेंस से। मतलब अगर ज्योतिष शास्त्र की अगर थोड़ी सी भी विद्या किसी के पास है तो शेयर बाजार में कमाल कर सकता है। ये गलत है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र एक डिफरेंट विधि है और शेयर मार्केट डिफरेंट विधि है। शेयर मार्केट के लिए कमाल करने के लिए कुछ चुनिंदा हाउस होने चाहिए आपकी पत्री में, तब आप उसमें कमाल कर पाएंगे। हाँ, चुनिंदा हाउस होने चाहिए आपकी पत्री में। यदि वो एक्टिवेट हाउस हैं, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं कहूँ कि 5th हाउस जो कि डायरेक्टली शेयर मार्केट को रिलेट करता है, 5th हाउस, ठीक है। यदि 5th हाउस स्ट्रॉन्ग है तो शेयर मार्केट में पर्सन
आ सकता है, बट 5th के साथ साथ 8th हाउस और जो सपोर्टिंग 11 हाउस है इनको भी स्ट्रांग होना जरूरी है। इन हाउसेस में ग्रह की होती है ना कि 5th हाउस में ये वाला ग्रह होता है और 7th नहीं, स्पेसिफिकली अब मैं यदि आपको डिटेलिंग में बताऊं कि 5th हाउस, व्हाट इज 5th हाउस, 5th हाउस स्पेसिफिकली यदि मैं ट्रेडिंग या शेयर मार्केट की अभी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि फाइनेंस, अब देखिए फाइनेंस तो हम 2nd और 11th से भी देखेंगे, लेकिन यदि आपका क्वेश्चन स्पेसिफिकली शेयर मार्केट से है तो शेयर मार्केट का सबसे ज्यादा संबंध 5th हाउस है। आपकी कुंडली का जो 5वां हाउस होता है वो शेयर मार्केट को बताता है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके आपको बता देती हूँ। 5वां हाउस और 11th हाउस यदि अच्छा है तो पॉजिटिव, ठीक है, कॉम्बिनेशन बन रहा है तो पॉजिटिव। लेकिन यदि 4th हाउस आपका एक्टिव हो गया तो समझिए कि लॉस, शेयर मार्केट में लॉस। 4th हाउस यदि एक्टिव हो गया तो शेयर मार्केट में लॉस, ठीक है। इसके साथ और भी कॉम्बिनेशन होते हैं पर मैं बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं करना चाह रही हूँ इसको, सब और भी कॉम्बिनेशन होते हैं। लेकिन 4th हाउस का मतलब होता है यदि वो एक्टिव है, 12th हाउस एक्टिव है तो ये कहीं ना कहीं लॉस की तरफ आपको बता रहे होते हैं। तो ये वो टाइम होता है कि जिसको बोलते हैं ना अलर्ट होने वाला टाइम। मेरे हिसाब से इस टाइम पे तो अवॉइड ही करना चाहिए। हाँ हाँ, या एग्जैक्टली। एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास अभी लास्ट मंथ की बात है कि एक मेरे ख्याल से 21-22 साल का जो क्लाइंट है, जो मेरा क्लाइंट था, वो आया और वो एस्ट्रोलॉजी दिखाने आया हुआ था। और जब ट्रेडिंग की हमारी बात हुई तो मैंने उसको इन जनरल, बहुत ज़्यादा उसका बिलीव नहीं था, किसी दोस्त ने कहा, क्योंकि 2-3 दोस्त थे, उन्होंने अपना स्टार्ट कर लिया था और कि ट्रेडिंग का हम करते हैं। तो उसमें से जैसे 3 लोग हैं, उसमें से एक बहुत बिलीव कर रहा है और 2 बिल्कुल नहीं बिलीव कर रहे हैं। तो ये सिनेरियो था। तो जो बिलीव कर रहा था तो वो नहीं आया, जो नहीं बिलीव करता था वो आया। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा ये जो 4-5 डेज हैं इसमें आपका बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है, लेकिन जो 5 डेज के बाद जो है कम से कम मेरे ख्याल से 6 डेज कुछ ऐसे दिख रहे थे, 4-5 डेज दिख रहे थे। मैं कहा इसमें ट्रेडिंग अवॉइड करना, इसमें मत करना, इसमें लॉस दिख रहा आपका, ठीक है। क्योंकि वो ज़्यादा बिलीव नहीं करता था, थोड़ा बहुत बिलीव करता था। वो गया और जैसा गया और उसके बाद जैसे मैंने उसको बोला था उसको बड़ा फ़ायदा हुआ। मतलब क्योंकि ट्रेडिंग कंपनी थी तो वो सारा, वो एक्चुअली आए थे वास्तु के लिए। तो मैंने कहा जब तक विजिट है उससे पहले मैंने उसकी कुंडली देखी थी। जब मैं उसने 5 डेज बहुत बढ़िया तरीके से ग्रोथ देखी, बहुत अच्छा कि मार्केट अप 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 जा रहा है, ठीक है। उसको ये माइंड में कहीं था कि मैम ने उस समय कहा था कि इस समय थोड़ा सा रुक जाना। 6 डे, हाँ 6 डेज। तो 6 डे में क्या किया उसने कि क्योंकि वो तो इतना बिलीव करता भी नहीं था, तो 6 डे उस समय कुछ ट्रम्प का समथिंग कुछ आया, टैरिफ का कुछ आया और मार्केट क्रैश हो गया, बहुत बहुत नीचे आया। तो इनको लगा, उस समय थोड़ा कम आया था, तो इनको लगा कि चलो ठीक है। उसके दोस्त ने कहा चलो कितना ही लॉस होगा, 20-25 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये हम उठा लेंगे, बेयर कर लेंगे, ठीक है। तो रखे रहते हैं अभी मार्केट, इसको करे रहते हैं। नेक्स्ट डे तो बहुत ही बुरे हाल हो गए उनके, क्योंकि मतलब मार्केट और ज़्यादा डाउन हो गया नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे 10 या मेरे ख्याल से 11 ये आफ्टरनून में ही इनका, ठीक है, 11 के अराउंड उसका मैसेज आया, मैम मुझे मिलना है आपसे मेरे फ्रेंड को भी मिलना है आपसे, आप मुझे प्लीज़ टाइम दो। तो मैंने उसको फिर नेक्स्ट डे का टाइम दिया और जब वो आया तो फिर उसने पूरा बताया, कहते हैं मैम जो डेट आपने बताई थी कि इसमें मार्केट ऊपर जाएगा, और लिटरली हम लोग तो बड़ा मजा कर रहे थे, मैं तो बिल्कुल बिलीव नहीं करता था इन सारी चीज़ों, लेकिन जहां आपने बताया कि मार्केट मतलब आपके लिए, देखिए पर्टिकुलर वो इनके लिए हो सकता, कुछ लोग हाँ गिरते मार्केट में भी कमाते हैं भाई, उसमें ज़्यादा कमाते हैं कई बार लोग, ठीक है, पुट में खेलते हैं तो गिरते मार्केट में बहुत लोग कमाते हैं। पर वो स्पेसिफिकली क्योंकि उसकी कुंडली मैंने देखी थी और उसकी कुंडली में 4th हाउस एक्टिव हो गया था उस पर्टिकुलर टाइम पर, तो मैंने उसको वार्न किया था। मैंने कहा कि भाई इस टाइम पर आप मत एंटर होना, इसमें मतलब थोड़ा बचना, रखे रहना, यदि मार्केट नीचे भी जाता है तो इसको इससे पहले तुम निकाल देना, ठीक है। इनने वो गलती कर दी, उससे पहले निकाला नहीं, उसको रखे रहिए। एंड आफ्टर दैट जब मार्केट नीचे गया फिर वो आए, कहते मैम मेरा लाखों रुपए का नुकसान हो गया, और उन्हें स्टार्टअप शुरू किया हुआ था। अब आप समझ सकते हैं कि स्टार्टअप में पेरेंट्स के भी पैसे होते हैं इन्वॉल्व। कहते हैं कि मैंने इतने लाख रुपए इससे लिया था, एक दोस्त से उधार लिया हुआ था, और फिर उनको समझाया, सारा बनाया। मतलब इससे हमें समझ में आता है कि जो हमारी ऑडियंस है, अगर आप लॉस कर रहे हो
अगर आप बचना चाहते हो तो मैम से एक बार कंसल्ट एक बार करिए। जरूर मिल लेना, आपको पता लग जाएगा कि आपको कब ट्रेडिंग करनी है और कब अवॉइड करना तो है। फायदा नहीं होगा तो एटलीस्ट आपको नुकसान नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि एटलीस्ट आप उस लॉस से बच सकते हैं। जितना बहुत सारे लोग ना ये बिलीव ही नहीं करते हैं कि ये साइंस है। कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आ रही है, जैसे आपने लाइव एग्जांपल आप बता रहे हो कि हमने देखा है, ऐसा प्रैक्टिस किया है उस चीज़ पे, तो एस्ट्रोलॉजी का डायरेक्ट कनेक्शन तो है, शेयर बाजार से है। अच्छा, इसमें जैसे अभी आपने बताया, आपने उनको गाइड किया, उनको काफ़ी अच्छा समझ में भी आया, तो जो पर्सन टू पर्सन जो कुंडली होती है, क्या उससे हमें पता चल सकता है किसी की कि रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है और उसकी ट्रेडिंग की स्टाइल, उसकी जो शैली है ट्रेडिंग करने की कैसी हो सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। यस, कई लोग आपने देखा होगा ट्रेडिंग करते समय, जैसे कुछ लोग हैं वो बचते हैं थोड़ा रिस्क लेने से कि भाई ठीक है कि, और मोस्टली जो डे ट्रेडर होते हैं वो रिस्क पे ही खेलते हैं, वो रिस्क ही होते हैं उनके लिए, ठीक है। सो जहाँ पर मंगल का इन्वॉल्वमेंट हुआ, थर्ड हाउस का इन्वॉल्वमेंट हुआ, थर्ड हाउस इज रिलेटेड टू डियरनेस, थर्ड हाउस और मंगल, सूर्य, ये कुछ चीज़ें हैं कि जो आपको डियरनेस देती हैं कि आप खेल जाओ, आप कर जाओ, आप डरते नहीं उन चीज़ों से। और यदि देखा जाए कि जब थर्ड हाउस बहुत एक्टिव होता है तो फिफ्थ हाउस का वो 11th हाउस है, मुनाफे वाला। तो ट्रेडिंग के लिए मुनाफे वाला हाउस कौन सा हुआ? थर्ड हाउस। वहाँ पर डेयरनेस वाला हाउस है, वो साहस, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ होगी, साहस होगा, देन ओनली आप खेल पाएंगे उन चीज़ों से, ठीक है। तो जब वो वाला हाउस एक्टिव हो जाता है तो आपको वो डेयरनेस भी आ जाती है, इनफैक्ट आपको लॉस भी होगा, आप कहोगे अगले में कमा लेंगे हम, कोई बात नहीं, इतना तो होता रहता है। तो ये है। और जिनका मून वीक है या जो जिनका जुपिटर थोड़ा ठहराव वाला है, यदि फिफ्थ हाउस पे जुपिटर का इफेक्ट है तो जुपिटर ठहराव वाला है, वो मतलब चिल करने वाले कि ठीक है कमा लेंगे, आराम से हो जाएगा। या शनि है, शनि स्पेसिफिकली वो लंबा खेलता है, शनि वाले पर्सन लंबा खेलता है। आपने जैसे बताया कि शनि की चाल वैसे भी बहुत धीरे धीरे चेंज लंबी बहुत रेस धीरे है, तो वो अपने लेके वो छोड़ देंगे कि कोई बात नहीं है, डले रहने दो। ये तो जैसे रिलायंस हुआ या कुछ मारुति के शेयर हुए जिनने आईपीओ टाइम पे लिया था, उन्होंने कितना प्रॉफिट किया, 120 में आया हुआ था मारुति का आईपीओ, और आज मेरे ख्याल से 11 या 12,000 समथिंग होगा हाँ, शेयर्स का। 20,000 25,000 के आसपास घूमता है उसका शेयर, नहीं, आई थिंक 12,000 समथिंग या तो स्प्लिट हुआ होगा तो। नहीं, स्प्लिट जब से आया है आईपीओ तब से स्प्लिट नहीं हुआ है। सो इस टाइप के जो लॉन्ग टर्म में जो हम कहते हैं ना कि हम फैमिली अपने बच्चों के लिए भी रख के छोड़ देते हैं या नेक्स्ट जनरेशन के लिए जनरेशनल वेल्थ बना देते हैं उसे। जनरेशन वेल्थ बना देते हैं राइट। सो इस तरीके से होता है ये। अच्छा, किसी के जन्म के जो पत्री होती है, जन्म पत्र के आधार पर भी डिसाइड हो सकता है कि उसका जो करियर है कौन से क्षेत्र में बनने वाला है, लाइक टीचिंग में है या फिर कॉमर्स में है, क्या उसके जन्म पत्री के आधार पर डिसाइड हो सकता है? हाँ जी, हाँ जी। कैरियर की यदि मैं बात करूं, जन्मपत्री के आधार पर बहुत कुछ पता चल जाता है आपके लिए। आप जॉब करेंगे कि आप बिजनेस करेंगे, और बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, जॉब में सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। मेरे पास बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई कंपनी के ऑनर आते हैं, और कई बार ऐसे टाइम पर वो आए हुए होते हैं कि जब बिल्कुल उनकी दशाएं चेंज हुई होती हैं, खराब चल रही होती ठीक है। है, खराब चल रही। ऑब्वियस सी बात है कि आप डॉक्टर के पास तभी जाएंगे कि जब आप ग्रह दशा स्टार्स खराब हो रहे होंगे। तो जब 6th हाउस एक्टिव हो गया आपका, तो मान के चलिएगा कि बिजनेस में लॉस लेके आएगा ही आएगा। अच्छा, ठीक है। सो लॉस लेके तो उसकी अलग कुछ रेमेडीज होती हैं जिनको मैं उनको गाइड करती हूँ, उनको सजेस्ट करती हूँ। तो जरूर से, अब जैसे 6th हाउस के बारे में मैंने बताया, सिमिलर वे में कि आपका करियर डिसाइड करता है 10th हाउस। सो 10th 6th 7th इनके कॉम्बिनेशन को देखकर, और फिर ओवरऑल क्या दशा चल रही है, किस ग्रह की दशा चल रही है वो, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे वो ग्रह प्लेनेट एक्टिव है, उसकी दशा को देखकर फिर ये बताया जा सकता है कि आप इस सेगमेंट में जाएंगे तो आपको ज़्यादा मुनाफा होगा, इस सेगमेंट से दूर रहिएगा। ये इजीली बताया जा सकता है। इवन दो कि आपको फॉरेन ट्रेडिंग करनी चाहिए या घर से ही आपको काम करना चाहिए, या ये वाला आप काम करें। ये मतलब बिल्कुल वैसे ही है जैसे अब जब हम किसी में ट्रेड लेते हैं तो हम टेक्निकल चार्ट लगाते हैं कि RSI यहाँ होगा, बॉलिंगर बैंड यहाँ होगा, MACD यहाँ होगा, तभी हमें ट्रेड इनिशिएट करना है। मतलब कॉम्बिनेशन जब हमको लगता है कि फेवर में आ रहे हैं, लाइक इसी तरह आप कह रहे हो कि ग्रह का भी कॉम्बिनेशन कुछ होता है कि जब सटीक बैठ जाता है इस हाउस के अंदर, तब वो हमें परफेक्ट इंडिकेशन देता है। बिल्कुल बिल्कुल,
आपको वो टाइम को अवॉइड करना है, वो पकड़ना है कि जहाँ पर आपको ये पता है कि अब तो फोर्थ हाउस एक्टिव हो गया है, किस सर्टेन टाइम के लिए हो गया है, उसको फिर छोड़िए। अच्छा, इससे मुझे एक बहुत चीज़ अच्छे से क्लियर समझ में आ रही है, जो आज तक सभी का डाउट भी रहता है कि स्टॉक मार्केट में एंट्री का राइट टाइम क्या है, एग्जिट का राइट टाइम क्या है। बट हम लोग अभी तक उसको क्या समझ रहे थे कि टेक्निकल इंडिकेटर जब हमें इंडिकेट करेगा तभी हम एंट्री लेंगे, एग्जिट लेंगे। बट आज आपसे बात करके समझ में आ रहा है कि एक और नज़रिया हो सकता है जो हमें एंट्री और एग्जिट का तरीका बता रहा है। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला। एक्चुअली ये होना चाहिए। आपका इतना पुराना ये साइंस है और हम इसको इग्नोर करते हैं। इससे फ़ायदा लीजिए। मैं हमेशा सबसे कहती हूँ इसको यूज़ करिएगा, इससे फ़ायदा आप लीजिएगा। जब आप इतने एनालिस्ट की सलाह लेते हैं, इतने लोगों की आप सलाह लेते हैं, इसकी भी आपको सलाह लेनी चाहिए। आपको पता तो होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर टाइम आपके लिए है या नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट के कोर्स के अंदर भी सेबी को डाल देना चाहिए, ज्योतिष शास्त्र। मैं तो आपको बताऊं, मैं ये बोलती हूँ कि जिस तरीके से हर कंपनी में एचआर होता है ना, तो एक पोस्ट एस्ट्रोलॉजर की भी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें ये, स्पेशली जिसके पास बहुत नॉलेज है या जानकारी है। देखिए, इस फील्ड में भी बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं अपना, बट जिसके पास एक्चुअल नॉलेज है, जो बिल्कुल सटीक रूप से आपको बता पाए कि ये टाइम शुरू हो गया जी, अब घर बैठिए, ये वाला मत करिए। तो सपना जी, जैसे अभी आपने बताया कि 5th ग्रह से कनेक्शन होता है, कि फाइनेंस का आपने बताया कि अगर फाइनेंस के बारे में हम जाते हैं तो 5th ग्रह से मतलब मोस्टली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहता है। तो जैसे शेयर मार्केट है, हम सभी को पता है हाईली वॉलेटाइल होती है, उतार चढ़ाव तो देखने को मिलते हैं शेयर बाजार में। तो जो हमारे ग्रह होते हैं, ग्रहों की चाल का शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से भी कोई कनेक्शन है? हाँ, ज़रूर से है, क्योंकि आप देखेंगे बहुत पुराने टाइम पर भी यदि आपने बहुत ओल्ड पंचांग देखे होंगे तो उसमें आप देखेंगे कि वर्षा की जानकारी, कि कहाँ पर किस क्षेत्र में अधिक वर्षा होगी, किस क्षेत्र में क्या होगा, फिर उसका संबंध उससे क्यों ये वर्षा की जानकारी देते हैं कि जिससे कि किस जगह पर जो आपका क्रॉप है, फसल है, वो अच्छी होगी। अब जब वो अच्छी होगी तो उस पर्टिकुलर टाइम पे उनको आइडिया हो जाता है कि ये मंथ में इस बार, इस साल जो है बारिश अच्छी होने वाली है, तो अच्छी यहाँ पर क्रॉप होगी, तो अच्छा इसका मार्केट जो कमोडिटी में ऊपर उठेगा। तो ये बहुत पुराने टाइम से वो जानकारियाँ हमें मिलती रही हैं, और वो कैसे स्टार्स को देख के ही वो सारी जानकारियाँ देते हैं कि इस तरीके से कि कब आपके यहाँ पर अधिक वर्षा होगी, कब कम होगी, इन द सिमिलर वे। जैसे जो ग्रह हैं, फॉर एग्जांपल यदि मैं आपको कहूँ कि मर्क्यूरी है, बुध है, बुध जब अपनी ही राशि में आता है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो ट्रेडिंग है, पर्टिकुलर जो चीज़ें हैं उनकी बहुत अच्छी हो जाती है। आप किसी पर्सन का बता रहे हो कि किसी पर्सन? नहीं, अभी मैं ओवरऑल बता रही हूँ कि जैसे वक्री ग्रह हैं, वक्री ग्रह में उतार चढ़ाव आते हैं, मूवमेंट आते हैं। और जब अभी जैसे मार्स और सैटर्न का कंजंक्शन हो गया था, तो इन सारे प्लैनेट्स जब आसपास सामने आमने आते हैं तो कहीं ना कहीं से आता है, और उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो इफेक्ट आता है किसके ऊपर आता है? शेयर मार्केट के ऊपर। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ठीक है, कैसे हुआ? क्योंकि ग्रह जब आसपास आ जाते, आमने सामने आ जाते, इससे पहले कुछ जगह पे आपने बहुत रेगुलर देखा होगा कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आके बोल रहे थे कि ये इस साल 4 प्लैनेट्स, बहुत बिगर प्लैनेट्स का, राहु, केतु, जुपिटर और शनि, इन सब का मूवमेंट हुआ है। ये बहुत बिगर प्लैनेट है। तो जब एक साथ बिगर प्लैनेट का मूवमेंट हुआ तो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली कैसे वो इफेक्ट कर रहे हैं? ऑटोमेटिकली आपने अमेरिका का देखा कि क्या हाल रहा है ट्रम्प के आने के बाद, या फिर आपने यहाँ पर देखा कि टेररिस्ट अटैक हो गया। एक घटना से पूरा मार्केट हिलता है, एक घटना से पूरा मार्केट हिलता है। तो आप इसको कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली इफेक्ट वहाँ पर हुआ। उस दिन पूरा मार्केट नीचे आया हुआ था, ठीक है, या ट्रम्प जो उन्होंने टैरिफ लगाया, मार्केट नीचे आया हुआ था। तो आप इसको इस तरीके भी कह सकते हैं, क्योंकि उन घटनाओं का इफेक्ट यदि हम और आप पर होगा तो शेयर मार्केट उससे अलग नहीं है। तो जैसे आपने बताया कि 4 ग्रह बताए आपने कि 4 ग्रह ने काफ़ी ज़्यादा मोमेंट लिया, बहुत बड़ा। तो 2025 में ये ऑलरेडी प्रिडिक्टेड था? हाँ, ये काफ़ी आप देखोगे कि बहुत, देखिए ये प्रेडिक्टेड था कि कोई ना कुछ बड़ा होने वाला, कुछ घटना होने वाली है। अब घटना कुछ होने वाली है तो बहुत क्लियर होता है कि उसका इफेक्ट मार्केट के ऊपर भी। करेक्ट। तो मतलब आप ये कह रहे हो एक चेन इफेक्ट हो गया कि ग्रहों का, आपने बोला कि पहले से कहीं ना कहीं ये था कि 4 ग्रहों में बहुत ज़्यादा अस्थिरता देखने को मिली, उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट हमारे अपनी पोजीशन चेंज की है।
अब जब इतना भारी भरकम, इतना बिगर प्लेनेट्स आपकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, अब शनि 2.5 साल में एक बार पोजीशन चेंज करता है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि यदि 2.5 साल में वो एक बार पोजीशन अपनी चेंज कर रहा है तो उसका इम्पैक्ट उन राशियों के ऊपर आएगा। फिर यदि कंजक्शन हो जाए या आमने सामने आपका मंगल की स्थिति आ जाए या सूर्य साथ में आ जाए तो कुछ ना कुछ तो होना है, राइट? तो उनके सराउंडिंग के इफेक्ट फिर हमारे ऊपर आते हैं। अच्छा, शेयर मार्केट के जो संदर्भ में जैसे आपने बताया कि ग्रहों की चाल से काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है, तो शेयर मार्केट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रह कौन से हैं? इम्पॉर्टेंट ग्रह के अलावा मैं आपको हाउसेस भी बताती हूँ, ठीक है? सो अब यदि मैं सिर्फ शेयर मार्केट की यदि बात करूँ, तो यदि किसी की कुंडली के मैं बारे में बात करूँ तो किसी की भी पत्री में 5वां हाउस प्योरली शेयर मार्केट को रिलेट करता है। अब 5वां हाउस अकेला यदि आपका एक्टिव है तो उससे मतलब नहीं है। 11th हाउस, क्योंकि प्रॉफिट भी होना चाहिए ना आपको, सिर्फ एक्टिव होना जरूरी नहीं है। सिर्फ एक्टिव की जी हम करे जा रहे ट्रेडिंग लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो प्रॉफिट भी होना चाहिए ना, तो प्रॉफिट के लिए हम 11th हाउस देखते हैं, ठीक है? तो जब 5 और 11 इनका कॉम्बिनेशन बने, अच्छा इसके साथ साथ एक और हाउस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अष्टम भाव। अष्टम भाव को ऐसा माना जाता है ज्योतिष में कि किसी और का पैसा। अच्छा, वैसे प्रॉफिट भी किसी और का ही पैसा होता है। एग्जैक्टली, सो शेयर मार्केट प्योरली किसी और का पैसा, किसी ने सेल किया और हमारे पास आया, जो बल्क डील हम होती है हम देखते हैं, तो किसी ने किया है तभी हमारे पास आ रहा है, कोई ले रहा है, ठीक है? तो जो अष्टम भाव है, दिस द हिडन वाला हाउस होता है, तो किसी का पैसा, दूसरे का पैसा, और सडन, अष्टम भाव इस सडन मनी देने वाला है। अच्छा, क्योंकि आप सडन मार्केट अप, सडन डाउन, तो सडन मनी देने वाला है। तो जब अष्टम भाव का कनेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, तो 5वां भाव तो है ही है, साथ के साथ 11th और अष्टम भाव ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, और यदि ये एक्टिव है आपके में तो बहुत अच्छे से आपको अर्निंग होगी शेयर मार्केट। मतलब आप कह रहे हो किसी पर्टिकुलर इंसान की पत्री में अगर ये तीनों भाव एक्टिव हैं तो वो तो धनवान हो जाएगा फिर तो। हाँ, शेयर मार्केट में, अगर हाँ फाइनेंस में वो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता है। शेयर मार्केट में मैंने एक ऐसी भी पत्रियां कई देखी हुई हैं कि जिसमें 4 to 5 प्लैनेट्स 5th हाउस में बैठे हैं। आई थिंक राकेश झुनझुनवाला के केस में भी कुछ ऐसे हमने सुना था। अच्छा, मैंने उनकी पत्री, क्योंकि क्या होता है कि जो मार्केट में सर्कुलेट हो रही होती है पत्री, तो आई डोंट बिलीव ऑन दैट पत्री, क्योंकि आप ये बताइए कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ हर किसी को तो नहीं बताएंगे ना, तो ये कुछ तो अंदाजे से ये हो रही होती है सर्कुलेट, तो बहुत रेयर केस हैं कि जिनका एक्यूरेट आपको पता हो। तो यूजुअली आई अवॉइड कि जो ये जो मार्केट में सर्कुलेट होती हैं पत्रियां, इनको मैं नहीं कितनी एक्यूरेसी है उसमें, हाँ, वो हमें नहीं है। रीज़न ये है कि मैंने किसी का काम किया हुआ था, एक मिनिस्टर हैं, तो उनका मैंने कुंडली की हुई थी, ठीक है? तो जब उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे दी और सारी चीज़ें दी, तो मैंने कहा जी जो विकीपीडिया है उसमें तो आपका डेट ऑफ बर्थ भी अलग पड़ा हुआ है और टाइम भी अलग पड़ा हुआ है। मैंने कहा, तो वो हंसने लगी। उन्होंने बताया कि वो फेक है, पब्लिकली आप नहीं दे रहे हैं ना, तो अब ये बताइए कि मैं कैसे मानूं फिर कि जो वहाँ पर है सर्कुलेट, जिसके बेस पे इतना चीज़ें हो रही हैं, मोदी की भी उन्होंने निकाल ली है, तो कैसे मैं मानूं उनको, ट्रस्ट मैं कैसे करूं? अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि ज्योतिषी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ज्योतिष जो है वो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में ही आपको मदद करती है या फिर शॉर्ट टर्म में भी ये हेल्पफुल रहती है? ओके, सो अब यदि मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं तो कुछ लोग शॉर्ट टर्म डे ट्रेडिंग करते हैं, यस डे ट्रेडिंग करते हैं, और कुछ लोग मिड वाली करते हैं, मिड टर्म वाली, राइट, और कुछ लोग लॉन्ग टर्म वाली करते हैं, ठीक है? सो अब डे ट्रेडिंग मीन्स आप ज़्यादा से ज़्यादा सेम डे पे काम करेंगे या फिर 3-4 दिन रख लेंगे कि चलिए नेक्स्ट डे तक अपन लेके जाते हैं, तो 3-4 दिन उस स्टॉक को रख लेंगे। और मिड वाले होते हैं, उनको पता रहता है कि चलो 1 महीने के लिए मुझे रखना है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लेके जाना है और फिर निकाल देना है इसके लिए, ठीक है? और लॉन्ग टर्म वाले होते हैं कि जी भूल गए, हम तो ले लिया है मैंने और रखे हैं और भूल गए। सो जो ग्रह की बात कर रहे हैं, तो यदि आपके 5th हाउस का कनेक्शन, ठीक है, 5th हाउस का यदि कनेक्शन कुछ ऐसे प्लेनेट जो जल्दी मूवमेंट दिखाते हैं, ठीक है, जैसे चंद्रमा हो गया या बुध हो गया या शुक्र हो गया, जब इनसे रिलेट करते हैं, या इवन राहु है वहाँ,
तो वो जो डे ट्रेडिंग होती है उसमें, या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो आप कह सकते हैं कि उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए यदि बड़े बिगर प्लेनेट हैं आपके, शनि है जिनका मूवमेंट बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो होता है कि कर लिया तो बस कर लिया, ठीक है, तो शनि हो गए या जुपिटर हो गए, तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब मीन्स आपकी पत्री में इफेक्ट किस 5th हाउस पे किस चीज का इफेक्ट आ रहा है, जिस प्लेनेट का इफेक्ट आएगा आपका वो नेचर हो जाएगा कि मुझे इसमें काम करना है। अच्छा, जैसे आपने बोला कि हाउसेस बताए आपने कि आपने बोला था 5th, 11 और 8th बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर हम लोग शेयर बाजार की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे आपने बोला कि डिपेंड करता है कि उस हाउस में किस ग्रह का मूवमेंट हो रहा है। तो जैसे अगर 5th हाउस में शनि को, वैसे हम लोग शनि को ज़्यादातर लोग नेगेटिव में वे में ही लेके जाते हैं, तो 5th हाउस में अगर शनि का मूवमेंट रहता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस चीज़ का? देखिए, एक तो होता है कि फिक्स कुंडली, जब आपका जन्म हुआ तो वो फिक्स हो गई, ठीक है। अब उस फिक्स में 5th हाउस में कुछ भी हो सकता है, शनि, राहु, केतु, चंद्रमा, व्हाटएवर जो भी प्लेनेट है, 9 प्लेनेट में से फिक्स आपका एक तो हो गया कि 5th हाउस में क्या बैठा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद गोचर में भी चक्कर लगाते हुए प्लेनेट चल रहे होते हैं, ठीक है। अब उनके साथ जो कंजंक्शन बनता है, कॉम्बिनेशन बनता है, वो अच्छा है या बुरा है, ठीक है। मान लीजिए कि 4th हाउस के कॉम्बिनेशन, अब 5th का थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा ये। आपका तो पावर पैक है, आपने बोला आपको एस्ट्रोलॉजी में भी, न्यूमरोलॉजी भी है, आपको वास्तु भी पता है, उसकी भी नॉलेज है। तो आपने बोला जैसे कि सिंपल सी बात है, आपके पास जितनी नॉलेज है आप उतनी ही सही जानकारी अपने कस्टमर्स को दे पाएंगे जितना आपके पास एक कॉम्बिनेशन है। मैं कई बार मना कर देती हूँ कि जी अभी मेरे पास किसी ने पूछा था क्वेश्चन कि एक बहुत अच्छा ऑफर आ रहा है ट्रेडिंग के लिए, कि मैं सोच रहा हूँ, होता है ना, फ्रेंड मिलते हैं, वो कहते हैं कि देख तू सारा दिन, बल्कि वो बिजनेस ओनर हैं, आप सोचिए कि देख तू सारा दिन मेहनत कर रहे हो और हम इतना कमा रहे हैं, और ये देखो मैंने सिर्फ 5 दिन में लाख रुपए कमाए हैं। तो आपके मन में वो लालच आ जाता है कि यार ये 5 दिन में सिर्फ घर में बैठ के, और वो भी 2 घंटे काम करना, फैमिली को आप टाइम दो, सब दो। तो एक तो ग्रीडीनेस हमारे अंदर वैसे भी, और हमें वो दिखा रहा है ग्रो में या किसी ऐप में दिखा रहा है कि ये देखो 5 लाख रुपए का मैंने 5 दिन में मुनाफा कमाया। और कहाँ तुम सारा दिन कंपनी में बैठोगे और फिर सेल करोगे और तब जाके वो मुनाफा आएगा आपके पास, ठीक है। पर अच्छी चीज़ ये हुई कि उन्होंने मुझे कुंडली दिखाई, ठीक है। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा सर आपके लिए नहीं है, ये हर काम हर किसी के लिए नहीं है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप लालच में पड़ सकते हैं। आप सोचिए कितने लोग ऐसे हैं कि जो मार्केट क्रैश हुआ उसको नहीं टॉलरेट कर पाए, सुसाइड कर लिया, ये हो गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या स्ट्रेंथ है आपकी कुंडली की, कहाँ पर स्टैंड आप कर रहे हैं, क्या आपको सच में इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं। ऐसे तो फिर मुकेश अंबानी भी आज क्यों काम करेंगे, क्यों रिलायंस इंडस्ट्री ना, कि क्यों करेंगे। ये काम हर किसी के लिए नहीं है, जिसका मैं बता रही हूँ 5th हाउस अच्छा है, आराम से घर बैठिएगा, आपको मिलेगा, ठीक है। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ट्रेडिंग हर किसी के लिए नहीं है, तो एस्ट्रोलॉजी मतलब ये बता सकता है कि ट्रेडिंग किसके लिए है और किसके लिए नहीं है? डेफिनेटली बता सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा, फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरेस्ट है ट्रेडिंग में, ठीक है, आपका इंटरेस्ट है और आपको नॉलेज भी है, ठीक है, और ट्रेडिंग का नॉलेज है आपको, आपका इंटरेस्ट है, पर आपका चार्ट बोल रहा है कि आपका 4th हाउस बहुत एक्टिव है, ये पर्टिकुलर दशाएं उस समय 4th हाउस की चल रही हैं, 5th की भी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अभी 4th की दशाएं चल रही हैं, ठीक है। उस पर्टिकुलर टाइम पे व्हाट यू कैन डू, ठीक है, आपका चार्ट खराब है, पर घर में बाकी लोग तो हैं, उनका चार्ट तो अच्छा हो सकता है, आपके हस्बैंड का चार्ट अच्छा हो सकता है, आपकी वाइफ का चार्ट अच्छा हो सकता है, बच्चों में से किसी का चार्ट अच्छा हो सकता है। उनके नाम से ट्रेडिंग अकाउंट खोलिएगा, जिस चार्ट में 5th हाउस एक्टिव है उसके नाम से ट्रेडिंग अकाउंट खोलिएगा और उसके नाम पर ट्रेडिंग करिएगा आप। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा, अभी आपने बोला, मेरा मान लेती हूँ कि मेरा 4th हाउस अभी एक्टिव है, लेकिन मुझे ट्रेडिंग की नॉलेज है, हाँ, नॉलेज है, तो मैं किसी और पर्सन के नेम से अकाउंट ओपन करके खुद ट्रेडिंग कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। यही तो फायदा है इस साइंस की, यही तो एक खूबी है कि आप इसका यूज करिएगा अपने बेनिफिट के लिए।
हो सकता है वही चीज़ मैं अपने नाम से करूँ तो मुझे लॉस हो जाए। मैंने एक बहुत पहले एक इंटरव्यू देखा था, कोई एनालिस्ट थे जो लोगों को सलाह देते हैं कि ये शेयर खरीदना, ये शेयर खरीदना। तो कुछ बहुत पुराना आई थिंक कोई इंटरव्यू था उनका, तो उन्होंने कहा था कि जब भी मैं जो सलाह अपने क्लाइंट को देता हूँ और वो बहुत मुनाफा कमाता है उससे, और जब मैं वही शेयर खरीद लेता हूँ तो मुझे लॉस होते हैं। ऐसा होता है। तो आप देखिए कि कंसल्टेंसी वाला हाउस उनका स्ट्रांग था, तो वो कंसल्टेंसी में अच्छे थे, हाँ, लेकिन मार्केट वाला जो था वो वीक था, वो खुद नहीं कर पा रहे, तो वो खुद नहीं कर पा रहे थे उस चीज को। सो दिस द इम्पोर्टेंट। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल है मेरा कि काफ़ी लोग जो है टेक्निकल एनालिसिस पर और चार्ट पर खाली भरोसा करते हैं, तो क्या ऐसे में टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट के साथ में ज्योतिष का भी एनालिसिस करना साथ में ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है? ऑफ कोर्स, यदि आप इसका फ़ायदा लेंगे तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप जो बहुत बड़े बड़े लॉसेस हैं जो बियर कर रहे होते हैं, ऐसे होता है कि मार्केट अप 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 जा रहा है, ठीक है, तो आपको ये लगता है कि ये तो बहुत ऊंचा जाएगा, हाँ, तो आप दोस्तों से भी अपना उधार ले लेते हैं, या कितने सारे लोग, एक सर्टेन टाइम था जब लोन लेके भी लोगों ने शेयर मार्केट में लगाया हुआ था। उन सारी चीज़ों से अवेयर हो सकते हैं और बच सकते हैं। अगर सब लोग इतने लकी नहीं होते ना कि सबके पास ज्योतिषाचार्य हैं, डॉक्टर सपना दी हो। मेरी सर्विसेज सबके लिए, सभी के लिए है, जिसको भी लेना, जो भी लेना चाहते हैं, मेरी सर्विसेज सभी के लिए है। बट हाँ, इसके ऊपर एक बार, जैसे मैंने बताया कि वो बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे, और उसके बाद उन तीनों दोस्तों ने एस्ट्रोलॉजी मुझसे करवाई। वो तीनों लोग चार्ट लेके आए कि अब बताइए कि किसका है, और जिसका अच्छा है मैं इसी के नाम पे, क्योंकि बिजनेस पार्टनर तीनों हैं, आप देखिए ना, बिजनेस पार्टनर तीनों हैं, तो अब 3 में से किसी भी एक के नाम पे आपने ट्रेडिंग करनी है, आप बाकी पैसा सब साथ में रखिएगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया इंडिविजुअल के बारे में। अगर सपोज हमने तीनों ने मिलकर कंपनी बना रखी है, कंपनी के बारे में फिर कैसे पता चलेगा कि उसका चार्ट ठीक है या नहीं है? देखो, कंपनी बना रखी है तो ऑफ कोर्स पार्टनरशिप में कितने % की पार्टनरशिप है, मेरा हमेशा ये क्वेश्चन होता है जब मैं फाइनेंस के रिगार्डिंग एडवाइस करती हूँ, और मैं किसी बिजनेस के ऑनर को मैं एडवाइस करती हूँ, मैं जब बिजनेस की सलाह देती हूँ तो मैं फिर पूरी डिटेल में जाती हूँ, कितने % की आपकी पार्टनरशिप है, कितने किसी की और की पार्टनरशिप है, और उस पार्टनरशिप में अब देखिए जिसकी सबसे ज़्यादा पार्टनरशिप हुई, जब सबसे ज़्यादा मान लीजिए 50% और बाकी 25 है, तो उसके स्टार्स ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो कई बार पार्टनरशिप चेंज भी करवाती हूँ कि आप एक होता है ना कि स्लीपिंग पार्टनर बन जाइएगा और बाकी को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने दीजिएगा, तो ये भी करती हूँ। और ये इसका मुझे लगता है कि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बिजनेस पर्सन हैं उनको हमेशा यूज़ करना चाहिए, और स्पेशली जब आप पार्टनरशिप में जा रहे होते हैं आपको पता होना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है, ये तो खैर आप ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, जब बिजनेस ओनर आते हैं और वो प्लान कर रहे होते हैं कि चलो बहुत हो गया और अब मैं अब जो है 50% अपने बच्चों को दे के मैं रिटायर हो रहा हूँ, ठीक है, ऐसे होता है कि 2 बेटे हैं तो चलो दोनों को हमने परसेंटेज दे दिया और मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ अब, ठीक है। एंड कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने उनके बच्चों की, एक केस में हुआ था मेरे साथ, तो मैंने उनके बच्चों की हॉरोस्कोप देखी, उनकी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, फिर मैंने उनको मना किया, फिर मैंने, जबकि फादर की हॉरोस्कोप थी नहीं, तो फिर मैंने उनको मना किया कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, और जो कि आप, और ऑफ कोर्स क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा परसेंटेज थे शेयर, उसके जो उनकी कंपनी है उसकी ऑनरशिप के परसेंटेज उनके पास ज़्यादा थे और कंपनी अच्छी चल रही थी। और जब मैंने इन दोनों की देखी और मुझे लगा कि नहीं है, ज़्यादा दम नहीं है चार्ट में, अभी तो बिल्कुल नहीं है, तो मैंने उनको एडवाइस दी कि जो 10% है, जस्ट बी सेटिस्फाइड विद दिस 10%, आप चेंज मत करना नाम, पापा का ही नाम चलने दीजिएगा, पापा का नाम लकी है तो उसको चलने दीजिएगा। ये भी मैटर करता है किसके नाम पर है। हाँ एग्जैक्टली, बेसिकली हम नाम का ही खा रहे होते हैं। हल्दीराम है, वो एक हल्दीराम ने शुरू किया हुआ था, हाँ, और इससे आप एक और अभी लेटेस्ट क्या, बल्कि ये सबसे बिगर एग्जाम्पल है अंबानीज का। हाँ, एक टाइम था कि जब उनके अंडर में थी, धीरू भाई जी के अंडर में थी, तब बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही थी, कर तो अभी भी रही है, लेकिन जब स्प्लिट हुआ भाइयों में तो सबको पता है कि एक ने किस लेवल का ग्रो किया और दूसरे ने किस लेवल का किया, तो सबको पता है। तो कैसे हुआ, क्योंकि जैसे ही स्प्लिट हुई कंपनी तो अब इनके स्टार्स वर्क करने लगे, अनिल जी के, उनके स्टार्स वर्क करने लगे, और पहले स्टार्स किसके, धीरू भाई जी के कर रहे थे। हाँ अच्छा, मुकेश जी का चल निकला, मुकेश अंबानी का चल निकला, ठीक है, उनके ऑब्वियस सी बात है कि उनके स्टार्स पहले भी अच्छे होंगे,
तो उनने ग्रोथ ली। इनके स्टार्स उस समय इनका 6 भाव में भी बहुत एक्टिव हो, तो 7th को माइनस कर दिया उसने, पूरा ही नीचे लेके आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बिजनेस में जो लोग हैं उनको हर हाल में हेल्प लेनी ही चाहिए। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, उनको हेल्प लेनी ही चाहिए। ये हमारा साइंस है, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अच्छा सप्ता जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम देखते हैं कि अभी फ़िलहाल अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, हम ट्रम्प की बात कर रहे हैं, तो मार्केट हाईली वॉलेटाइल रही है अभी कुछ दिनों में। तो ग्रहों की कुछ ऐसी विशेष स्थितियां रहती हैं कि जिसकी वजह से मार्केट हाईली वॉलेटाइल हो जाती है? देखो, जो सारी सराउंडिंग है, जो मैंने आपको पहले बोला कि सराउंडिंग का इफेक्ट मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था डाउन हो रही है, किसी देश का कुछ हो रहा है, किसी में जो लीडरशिप है वो चेंज हो गई है, कहीं पर युद्ध चल रहा है। अब बताइए कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है कितना लंबा चल रहा है, ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया है। तो वहाँ पर उस देश की जो प्लेनेटरी पोजीशन है, अब यहाँ पर कंट्री की प्लेनेटरी पोजीशन आ गई। आप देखिए ना कि कंट्री की प्लेनेटरी पोजीशन आ गई कि वो जब लड़े ही जा रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, तो उनके कॉम्बिनेशन वैसे फिट हो गए कि अब वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो अब इसका इफेक्ट बाकी के ऊपर आ रहा है। तो बेसिकली जब भी प्लैनेट्स खेल रहे होते हैं, आप सोचिए कि ये तो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की मैं बात कर रही हूँ, आप और हमें नहीं पता है ना कि अभी हम जा रहे हैं और कब एक्सीडेंट हो जाए। हाँ, तो जब वो एक्सीडेंट होता है तो उसका भी कॉम्बिनेशन बन रहा होता है कि जब ये कॉम्बिनेशन, सर्टेन कॉम्बिनेशन बनेगा तो फॉर श्योर आपकी लाइफ में ये चीज़ आ जाएगी। मीन्स लाइफ के सभी साइंसेस इस एक साइंस से रिलेटेड हैं। हाँ, प्लैनेट से हम सारे प्लैनेट्स के आसपास ही घूम रहे होते हैं। बट भैया यंग जनरेशन हम बिलीव नहीं करते इन सब चीज़ों में। मेरे ख्याल से लकीली आप कह सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको यदि अच्छा एक एस्ट्रोलॉजर मिल गया तो आपका ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, और आपको लगा कि नहीं यार कुछ नहीं होता है, सब बेकार की बातें, कोई ऐसा किससे मिले हैं ये डिपेंड करता है, किससे मिले हैं आप, किसके हाथ में हैं ये डिपेंड करता है कि आप किससे बात कर रहे हैं, किससे आप एडवाइस ले रहे हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जैसे काफ़ी बार हम लोग देखते हैं कि हमें अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है काफ़ी सालों से, लेकिन कभी कभार एकदम से ऐसा होता है कि मुनाफे की जगह लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, एकदम से लाइन लग जाती है लॉसेस की। तो क्या इसका संबंध भी ज्योतिष से या कुंडली से है? इसका डायरेक्टली कनेक्शन ज्योतिष से है, ठीक है, क्योंकि पर्सन वही है, आप ही हो, आपके पास नॉलेज है, आपके पास सब कुछ है, आपको ट्रस्ट भी है अपने स्किल के ऊपर, और वो आपने प्रूफ भी किया है कि कंटिन्यूअसली आपने मुनाफा कमाया है। अब सडनली मैच्योरिटी के साथ तो वो लेवल और नॉलेज बढ़ना चाहिए ना, पर सडनली यदि ड्रॉप हो रहा है तो उसके पीछे क्या है, उसके पीछे ज्योतिष है। समटाइम क्या होता है कि एक प्लेनेट, मान लीजिए 5th हाउस की पोजीशन चल रही है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि राहु आपका 5th हाउस में है और वो बता रहा है कि बढ़िया ट्रेड में काम करेंगे आप, ठीक है, और बढ़िया ट्रेड में राहु जैसे ही फिनिश हुआ, ठीक है, तो राहु की महादशा 18 साल चलती है। अब आपने अच्छा लंबा खेला, उसमें बहुत भर के मुनाफा कमाया, जिसमें हाथ डाल रहे हैं वहाँ से पैसा आ रहा है, जो शेयर ले रहे हैं उस वहाँ से पैसा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद खत्म हुई आपकी ये दशा और गुरु की शुरू हो गई। गुरु मान लो आपके 4th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जब तक 5th हाउस चलता रहा आपके दोनों हाथों में लड्डू थे, आप उससे बहुत बढ़िया मुनाफा कमा रहे थे शेयर मार्केट से, और लेकिन जैसे ही वो ड्रॉप हुआ दूसरी दशा शुरू हो गई, दूसरी दशा शुरू हुई तो फिर वो हो गई 4th हाउस की दशा। अब आपको बैक टू बैक लॉस हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि वो स्किल का क्या हुआ, वो चीज़ों का क्या हुआ, मैं लगा तो वही रहा हूँ। तो ऐसे में इनके लिए फिर दूसरे तरीके की एडवाइस दी जाती है कि जी डायरेक्ट आप मत करिए, डायरेक्ट फिर अब अपना नाम मत इन्वॉल्व करिए, क्योंकि अब आपका ये वाला टाइम शुरू हो गया है। कई बार हम लोग भी करते हैं आपस में, तो ऐसा होता है कि अपने अकाउंट से लॉस हो रहे होते हैं, तो ऐसा होता है कि यार तू मेरे को अपना फ़ोन दे दे, मुझे धीरे से करने दे, एक बार क्या पता प्रॉफिट हो जाए। ये एक्चुअली देखो, आप जो आपने बोला है, ये एक्चुअली इसके पीछे लॉजिक यही है। और हम लोग ये वाला लॉजिक नहीं लगाते, बस हम सोचे शायद मेरी किस्मत खराब चल रही है, अभी तो दे। कहाँ से? अब देखो, आपने खुद से कहा किस्मत खराब चली, किस्मत का कनेक्शन कहाँ से है? एस्ट्रो से। किस्मत का कनेक्शन भी तो वहाँ से है, तभी तो हम उस चीज़ को लेके जाते हैं वहाँ तक। अच्छा, अगर किसी को लगातार लॉसेस हो रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजी में कोई इसके समाधान है?
एस्ट्रोलॉजी समाधान कर सकती है? सबसे बड़ा समाधान इसमें यही है कि आप जिस पर्सन के लिए है 5th हाउस बढ़िया, घर में कोई तो होगा, किसी का भी अकाउंट भले उसको कुछ आता हो ना आता हो, आधार कार्ड यूज़ करो, उनका अकाउंट खोलो और उनसे ट्रेडिंग करना शुरू करो। आप इवन दो आपने नहीं भी देखा, आप देखो, मान लीजिए 4 आपके अकाउंट हैं, फिर आप उनको देखिएगा कि किसके अकाउंट में मेरे को जब भी मैं करता हूँ तो फ़ायदा होता है। अच्छा, जैसे हम लोग आईपीओ लगाते हैं, आईपीओ के लिए कोई आप बता सकते हो कोई ट्रिक, क्या है हमें आईपीओ मिल जाए? देखिए आईपीओ तो अब मान लीजिए कि हमारे 125 करोड़ लोग हैं हम लोग, ठीक है। अब आईपीओ अप्लाई, और स्पेशली जैसे बहुत अच्छे अच्छे आईपीओ जो आते हैं, ठीक है, आईपीओ अप्लाई कौन कर रहे हैं? मान लीजिए 1 मिलियन लोग कर रहे हैं या 2 मिलियन लोग कर रहे हैं आईपीओ, जो अच्छे अप्लाई कर रहे हैं। अब तो बहुत ट्रेंड में आ गया, तो सभी लोग ऑलमोस्ट करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने आपके स्टार्स देखे, लेकिन आपसे भी अच्छे स्टार्स किसी और के भी होंगे, तो उनको मिल जाता है। तो इसके लिए एक जिसको आप कह सकते हैं कि कोई थंब रूल नहीं है, कोई एक रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको आप करो और तुरंत मिल जाए। हाँ, हो सकता है आप सोच रहे हो या मैंने सिर्फ आपकी कुंडली देखी और कहा कि नहीं अच्छे स्टार्स हैं, लगा लो, लेकिन आपके बगल में जो बैठा उसके और डबल स्टार्स हों तो उसको मिल जाएगा वो चीज़। तो डिपेंड ऑन, क्योंकि मेरी तो लिमिट यहाँ तक है। अच्छा, शेयर मार्केट के अलावा हम ज्योतिष का इस्तेमाल कमोडिटी मार्केट जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आपने सर्टेन टाइम पर, यदि फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने महादशाओं का बोला, आपके लिए लग रहा है कि जुपिटर की महादशा चल रही है या आपको शनि की महादशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, या बेसिकली आपके 5th हाउस का संबंध यदि शनि से है, तो आप क्रूड ऑयल में आप लगा सकते हैं, ऑयल एंड गैस में आप लगा सकते हैं, तो लोहे में आप लगा सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल वीनस एक्टिव है, तो ऑटोमोबाइल, या यदि मैं बात करूं तो कुछ जैसे जो भी कमोडिटी के हैं, किस गेहूं है या इस टाइप की चीज़ें हैं, तो सर्टेन जो प्लेनेट एक्टिव है, जैसे सूर्य है तो गेहूं से रिलेटेड है यहाँ पर, तो आप इसमें आप कर सकते हैं। जुपिटर है, वहाँ पर भी गेहूं से आप कर सकते हैं, घी से कर सकते हैं। तो ऐसे इवन मेटल की आप बात करें तो गोल्ड है, दिस द जुपिटर। तो ये सारे प्लेनेट्स कौन से अच्छी पोजीशन में आपके यहाँ बैठे हैं, उनसे रिलेटेड क्षेत्र में यदि आप ट्रेडिंग करेंगे या शेयर खरीदेंगे, मंगल हुआ तो लैंड या प्रॉपर्टी, रियल इस्टेट में आप वो करिएगा, रियल इस्टेट के शेयर खरीदिएगा, ठीक है। फार्मा के शेयर आप खरीद सकते हैं, और यदि वीनस वहाँ बैठा हुआ तो आप खरीद सकते हैं जैसे कि परफ्यूम या लग्जरियस गारमेंट्स, इनके आप खरीद सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, यदि चंद्रमा आपका एक्टिव है तो डेयरी प्रोडक्ट के आप शेयर खरीदिएगा, तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में आपको मुनाफा होगा। इवन दो कि सेकंड हाउस वेल्थ को जनरेट करने वाला हाउस है, कुंडली का सेकंड हाउस वेल्थ को जनरेट करता है, ठीक है। अब सेकंड हाउस में देखो कि कौन सी राशि बैठी हुई है, तो जो राशि बैठी हुई है मतलब वेल्थ का कनेक्शन उस राशि और उस प्लेनेट से है, वेल्थ का डायरेक्ट कनेक्शन उस राशि और उस प्लेनेट से हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठ गए जाके आपके, ठीक है, तो मीन्स घूम फिर के आपको जो भी मुनाफा है कहीं ना कहीं मिल्क प्रोडक्ट या वाटर से रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं वहाँ से आएगा। तो आप 5th ग्रह में 5th हाउस में कौन से ग्रह एक्टिव हैं, उसके बेसिस पर हम कमोडिटी में ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो 5th हाउस, 2nd हाउस, 11th हाउस, 8th हाउस, ये 4 कॉम्बिनेशन पकड़िए और इसको खेलिए। नहीं, जैसे कोई अगर बाई चांस आपके पास तक नहीं आ पाता है, कोई आसपास के एस्ट्रोलॉजर के पास में चला जाता है, तो उसको इतनी नॉलेज तो मिल जाएगी कि मेरे इसमें आप मुझे बस इतना बता दो, मेरे 5th ग्रह में 11th ग्रह में कौन से वो एक्टिव है, ग्रह एक्टिव है, हाउस। प्रॉब्लम यहीं से आती है। मैं आपसे बोलूँगी कि 80% लोग उतना डीप नहीं जाते हैं। वो फर्स्ट हाउस आपका देखेंगे, आपका लग्न चार्ट देखेंगे, और लग्न चार्ट में वो बता देंगे कि जी 5th हाउस में ये प्लेनेट बैठा है, पर हो सकता है कि वो 5th से जंप करके 4th में बैठा हो, वहाँ का इफेक्ट दे रहा हो सकता है 6 में बैठा हो, वहाँ का इफेक्ट दे रहा हो। इसलिए डिटेल्ड एनालिसिस होना भी जरूरी है। होना जरूरी है। बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो सिर्फ एक चार्ट को देख के पूरा प्रेडिक्शन हो जाता है। एक चार्ट, उन्होंने लग्न चार्ट देखा कि जी आपका ये यहाँ बैठा है, ये यहाँ बैठा है, और ये हो गया। कई बार ऐसा होता है अलग अलग एस्ट्रोलॉजर के विचार आपस में ही नहीं मिल रहे होते हैं। हम अभी इसी पंडित जी के पास में गए, उन्होंने बताया कि आपके इसमें ना ये कुंडली में ये वाला दोष है। कोई कहता है आप मांगलिक हो, कोई कहता है आप मांगलिक नहीं हो, तो वह ये समझ में नहीं आता, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है।
तो इसलिए एक बढ़िया एस्ट्रोलॉजर के पास जाना भी ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ के बारे में आप वहाँ पर मनी मत देखिएगा, आप ये देखिएगा कि आपका ये जो चक्र है ना, आपकी लाइफ के बारे में आप डिसीजन लेने जा रहे हैं, ये सिर्फ छोटा मोटा डिसीजन नहीं लेने जा रहे हैं, आप एक बड़ा लाइफ गोल सेट करके उसका डिसीजन आप लेने जा रहे हैं। तो आप कैसे इतना लापरवाह हो सकते हैं कि आपने दिखा लिया या कुछ है। और सबसे पहले यदि आपको कोई एक्यूरेसी के साथ ये बता रहा है, टाइमिंग बता रहा है, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की पहचान तब होगी कि जब वो ये बता रहा है कि इस पीरियड में ये घटना होगी ही होगी और नहीं होगी तो नहीं होगी। तब आप मान के चलिएगा कि यस, आप सही हाथों में हैं। क्योंकि शादी जैसे और जो शादी होते हैं और बिजनेस वगैरह होता है, वो बहुत बड़े स्टेप्स हैं हमारी ज़िंदगी के। तो मैम, अभी तक हम लोगों ने बात की ग्रहों के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में कि इस ग्रह की दिशा यहाँ होनी चाहिए। हमने एस्ट्रोलॉजी के बारे में काफ़ी बात कर ली। अब जैसे कि आप वास्तु एक्सपर्ट भी हो, तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर सपोज़ मैं अपना ट्रेडिंग सेटअप स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो मेरे ट्रेडिंग रूम में हमारा ट्रेडिंग डेस्क किस दिशा में होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कम से कम प्रॉफिट वगैरह आए। इससे भी इंटरेस्टेड एक किस्सा है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो आए हुए थे, चार्ट लेके आए हुए थे, वो एक्चुअली वास्तु के लिए आए हुए थे, ठीक है। सो वो देखिए, आप खुद ऑब्जर्व करते हैं ये सारी चीज़ें। उन्होंने बताया, कहते हैं मैम मैं एक पर्टिकुलर जगह बैठता था, तब तो मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था, और मैंने ना वो कंप्यूटर, जबकि सिर्फ लैपटॉप ही है, कहते मैंने सिस्टम अपना चेंज किया, बस एक जगह चेंज कर ली, और कहते उसके बाद से तब से मैं लॉस कर रहा हूँ, तब से मैं लॉस कर रहा हूँ। तो मेरे माइंड में आया एक बार कि यार एक बार वास्तु दिखाया जाए, ठीक है। तो उसने मुझसे ये बोला कि एक बार वास्तु दिखाया जाए। तो जब मैंने उसके यहाँ पर ग्रिड किया और गए, तो ज्योतिष में 2 या 3 डायरेक्शन ऐसे होते हैं जो ख़राब होते हैं, इनको हमेशा अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। एक डायरेक्शन है साउथ साउथ वेस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच वाला हिस्सा, दैट इज अ साउथ साउथ वेस्ट, ठीक है। इसको वास्तु में डिस्पोजल एरिया बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो बैठ के ट्रेडिंग कर रहा था, ठीक है। जब उसने चेंज किया, सो अब डिस्पोजल एरिया, जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि आप जो भी काम करेंगे तो इनने लगाते जा रहे थे, पैसे लगाते जा रहे थे और सडन लॉस होता था इनके लिए, ठीक है। इसी तरह दूसरा एरिया है जो है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में। सो नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में जब आप बैठते हैं, तो वहाँ भी जो भी आप डिसीजन लेते हैं तो थोड़ा परेशानी में ही पड़ते हैं, आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तीसरा है ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट एसएच में बुरा नहीं कहूँगी, पर बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। बैलेंस होना चाहिए। यदि बड़ा है छोटा है वो एरिया, तो उसके नेगेटिव इफेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। तो ईस्ट साउथ ईस्ट। अब और डायरेक्शन की यदि मैं बात करूं, तो जब भी आप सेटअप करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट आपका अच्छा होना चाहिए। बेसिकली आपका माइंडसेट, आपको गोल पता होना चाहिए कि काम क्या कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट आपको वो क्लियरेंस देगा कि करना क्या है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट हमारा अच्छा होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में आप कर सकते हो, नॉर्थ ईस्ट में आप कर सकते हैं, ईस्ट में कर सकते हैं, ईस्ट की तरफ फेसिंग कर सकते हैं, नॉर्थ की तरफ फेसिंग कर सकते हैं, ये सारे डायरेक्शन अच्छे हैं। वेस्ट साउथ वेस्ट में आप बैठ सकते हैं और साउथ वेस्ट में भी बैठ सकते हैं, बट ईस्ट और नॉर्थ ये एरिया आपके स्पेसिफिकली अच्छे होने चाहिए। ओके। नहीं, जैसे हम लोग ट्रेडिंग डेस्क होता है, तो ट्रेडिंग डेस्क के ऊपर अपना स्क्रीन्स वगैरह लगी होती है, तो स्क्रीन्स का फेस होना चाहिए, स्क्रीन का फेस। हम जिस साइड बैठे हैं उस साइड नहीं, एक होता है तो हमारा फेस जाएगा और एक होता है स्क्रीन का फेस। तो स्क्रीन के फेस की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, या फिर हमारे फेस? नहीं, दोनों की। यदि आपने मान लीजिए ईस्ट फेसिंग आप बैठे हुए हैं, ठीक है, आप ईस्ट फेसिंग बैठे हुए हैं, तो जो सामने आपका रखा है वो वेस्ट होगा, उसका फेसिंग वेस्ट होगा, ठीक है। जो वेस्ट फेसिंग बैठा है उसका जो सामने चीज़ रखी हुई, स्क्रीन रखी हुई है, वो ईस्ट होगी, ठीक है। वाइस वर्सा दोनों चीज़ें होंगी। तो आप यदि पॉजिटिव अपने आप को रख लेंगे, तो जो भी चीज़ आपके सामने होगी उसका बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि रूम कहाँ है, उसमें बैठ हम कहाँ रहे हैं, वो याद रखना है। ट्रेडिंग रूम के अंदर जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं या फिर कुछ ऐसी वस्तु होती हैं जो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है उनसे, तो ऐसी कौन सी वस्तु हम लोग रख सकते हैं अपने ट्रेडिंग डेस्क के ऊपर या ट्रेडिंग रूम के अंदर, जिससे सकारात्मक ऊर्जा हमारे उसमें पूरे रूम के अंदर फैले? सो 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं, ठीक है। एक तो आप देखिएगा कि
कलरिंग जो है डेस्क रखने की तो खैर मैं बताती हूँ अभी, पर सबसे पहले कलर कॉम्बिनेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। थोड़ा सा आपके जो रूम हैं उनके लाइट कलर होने चाहिए, ठीक है। और जो एनवायरनमेंट है वो आपको फीलिंग होनी चाहिए। जो एक होता है ना कि जैसे मैं डायरेक्शन, जो नेगेटिव डायरेक्शन है उनको बचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके लिए आपका एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब चाहे तो आप हॉर्सेस की पेंटिंग है जो वेरी कॉमन है, जिसको आप लगा सकते हैं अपने नॉर्थ वाले एरिया में, ठीक है। और दूसरा एक पेंटिंग आप लगा सकते हैं साउथ ईस्ट में, 7 हॉर्सेस वाली जो पेंटिंग 7 हॉर्सेस वाली है। सो मैम, एज वी इंडियंस हम लोगों को शुभ मुहूर्त के, हर चीज़ शुभ मुहूर्त के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। तो हम लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं कि अगर इस काम को शुभ मुहूर्त में करेंगे तो बहुत अच्छा जाने वाला है। तो ट्रेडिंग के लिए भी कोई शुभ टाइम या मतलब मुहूर्त होता है? देखिए, यदि आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रोज करिएगा ट्रेडिंग, उसमें तो कोई मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं है कि जी आज ये है वो है। हाँ, आपका यदि गोल लॉन्ग टर्म वाला है, ठीक है, यदि आपका लॉन्ग टर्म वाला गोल है तो उसमें ज़रूर आप यदि मुहूर्त निकाल के या कोई अच्छा दिन है ऑस्पिशियस, जैसे सर्वात सिद्धि योग हो गया, या आपने डे अच्छा लिया, क्योंकि कुछ डे पर्टिकुलर होते हैं कि जिन डे में आप कोई शेयर खरीद के रख लेते हैं तो वो अच्छा आप चल जाता है, अच्छा चल जाता है। एक तो ये हो गया। इससे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आई, जब मैं आईपीओ के लिए किसी कंपनी के लिए अप्लाई करती हूँ या मैं देखती हूँ तो मैं हमेशा ये देखती हूँ कि इन्होंने कब अप्लाई किया या आईपीओ आ कब रहा है। तो क्योंकि जिस दिन वो बीएसई पे या एनएसई पे लिस्ट होता है वो उस कंपनी का ओरिजिन है, लिस्टिंग डे उनके लिए मुहूर्त है, हमारे लिए नहीं है। तो यदि उसने अच्छे, आप देखोगे कि बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां डीलिस्ट करवा लेती हैं, उनको वो परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा होता है, स्प्लिट करती हैं कुछ है। तो मुझे लगता है कि ये हम और आपसे ज़्यादा कंपनियों को इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए मुहूर्त दिखा के कि किस पर्टिकुलर टाइम पर हमारा ये हो सकता है। कुछ चीज़ें उनके हाथ में ना हो, लेकिन जो फर्स्ट जो अप्लाई करते हैं सेबी में एप्लीकेशन, जब आप आईपीओ लाने के लिए या कोई आईपीओ के लिए एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तब तो एटलीस्ट उनको वो पर्टिकुलर टाइम पर मुहूर्त दिखा के वो एप्लीकेशन फिल करनी चाहिए कि मैं ये आईपीओ। बहुत सारे आईपीओ ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि जी पहले वो लाने वाले थे, उन्होंने देखा मार्केट डाउन है तो उन्होंने वापस ले ली वो, कि नहीं अभी मुझे नहीं लाना है, दिस इज़ नॉट आवर राइट टाइम। तो आईपीओ के लिए तो मैं देखती हूँ कि ये आईपीओ का टाइमिंग अच्छा नहीं है, या ये आईपीओ जब आया है तो अच्छे उसमें नहीं आया है, तो उन आईपीओ के लिए मैं अप्लाई नहीं करती हूँ। या मैं अपने क्लाइंट को भी सलाह देती हूँ जो एडवाइस लेते हैं मेरे से फाइनेंशियल, तो उनको भी कि इसको रहने दो या इसको इस तरीके से रहने दो। एग्जैक्टली जब उसके पास वो आ रहा होगा, कितनी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं और वो चली नहीं चल पाती हैं उतने अच्छे से। अच्छा, इसमें ट्रेडिंग रूम के अंदर नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए कोई विशेष उपाय है, या स्टॉक मार्केट में लॉस से बचने के लिए कोई विशेष वास्तु उपाय है आपके पास? ठीक है, स्पेशली आपको बस अपनी डेस्क का ध्यान रखना है कि कहाँ पर है, टाइमिंग का आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर है, और नेगेटिविटी। इससे मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ याद आई कि जैसे मार्केट क्रैश हो गया, हम लोग देखते हैं कि ब्लैक मंडे, ब्लैक फ्राइडे, या जो है अभी मंगलवार को, तो वो अच्छे से वो बताते हैं टाइटल कि ब्लडी ब्लड बाथ और इस टाइप का कुछ बताते हैं कि हाँ ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। और आप वो पिक्चर्स भी देख रहे होते हैं कि लोग माथे पकड़े हुए हैं, सिर पकड़े हुए हैं, रेड हो रखा है, और लोग, और ऑब्वियस ही बात है कि जब मार्केट खुलता है और हम लोग एकदम से देख के रह जाते हैं कि यार मार्केट इतना क्रैश हो गया, और हमें अपने शेयर दिख रहे होते हैं, हम अपना पोर्टफोलियो देख रहे होते हैं कि यार इतने लाख का लॉस हो गया है, हमारे को इतना लॉस पे जा रहा है। तो क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि एक तो वो है कि आप अकेले बैठे ट्रेडिंग कर रहे हैं, और एक है कि आपकी पूरी टीम बैठी है और आपके क्लाइंट्स की भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि वो ब्लैक मंडे या इस टाइप की कोई चीज़ आ रही है आपकी लाइफ में, क्रैश हो रहा है मार्केट, तो क्या होता है पूरा जो एनवायरनमेंट है उस पर्टिकुलर डे फुल ऑन निगेटिव हो गया, आपके ऑफिस का भी फुल ऑन निगेटिव हो गया, हुआ कि नहीं? अच्छा, वो आइडिया नहीं है पर नेगेटिविटी फैल गई ना, ओ माय गॉड, ये वो। तो ये जो शब्द हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे कि बर्बाद हो गए, ये हो गया, वो हो गया, अब ये उस सराउंडिंग एरिया में घूम रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे हम फ्लोर साफ कर लेते हैं, हम हर चीज़ डस्टिंग कर लेते हैं, हम हर चीज़ कर लेते हैं क्योंकि वो विजिबल है, लेकिन क्या हम एनवायरनमेंट की डस्टिंग करते हैं, उसको क्लींस करते हैं क्या हम? तो उसको क्लींस करने का एक बेहतरीन उपाय आपके लिए ये है कि जब आप
आपको ऐसा कुछ देखने मिले कि भाई ये चीज़ हो गई है, तो नेक्स्ट डे अपने मोबाइल में या किसी भी उस पर आप गायत्री मंत्र आप उसको चलने दीजिएगा 1 घंटे 2 घंटे के लिए। उसके बाद एक और है लक्ष्मी गायत्री मंत्र, हाँ 1 घंटे या 108 बार उसको लगा के थोड़ा सा आप छोड़ दीजिएगा। इसका आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव कर देगा। बट डजंट मीन कि हमें सारा दिन सुनना है, कुछ टाइम के लिए आप सुनिएगा, सारा दिन हमें नहीं सुनना है, ठीक है? क्योंकि सारा दिन सुनना है मतलब उस घर में या उस ऑफिस में कोई कमी है, उस घर में उस ऑफिस में कुछ कमी है, तब हम सारा दिन वो म्यूजिक लगाए होते हैं। तो सारा दिन नहीं सुनना, सिर्फ 1 घंटे आप चला के छोड़ दीजिएगा, उससे आपको फ़ायदा होगा। तो मैम अभी तक तो हमने ट्रेडिंग डेस्क की और सेटअप की और ऑफिस की बात की कि ऑफिस रूम का वास्तु ऐसा होना चाहिए। तो क्या अगर कोई ऑफिस, जैसे हम लोग हैं, हम घर के अंदर ही ऑफिस बना लेते हैं, 2 फ्लोर पे घर चल रहा है, तीसरे फ्लोर पे ऑफिस है, सिर्फ अपने खुद पर्सनल इस्तेमाल के लिए, तो क्या उस घर का वास्तु भी उस ऑफिस पे इम्पैक्ट डालेगा? घर का वास्तु ऑफिस के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालेगा, लेकिन घर का वास्तु आपके फाइनेंस के ऊपर इफेक्ट डालेगा, क्योंकि सिर्फ ऑफिस का वास्तु ही आपके फाइनेंस के ऊपर इफेक्ट नहीं डाल रहा है ना। आप अल्टीमेटली तो घर आते हैं ना, आप 24 घंटे में से ऑफिस कितने घंटे रहते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे रहते हैं, 6 घंटे 8 घंटे, लेकिन बाकी टाइम तो स्पेंड कर रहे हैं आप घर पे, और जो मुनाफा आ रहा है वो कहाँ आ रहा है? घर पे ही आ रहा है ना। हाँ, तो घर का वास्तु बहुत अधिक इफेक्ट डालता है आपके फाइनेंस के ऊपर। तो हमेशा ये कॉम्बिनेशन से घर का वास्तु तो हमेशा ही आपका करेक्ट होना चाहिए। पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव जगह सो रहे होंगे आप, यदि नेगेटिव जगह सो रहे हैं आप 8 आवर्स लॉन्ग आप एक ही बेड पर एक ही पोजीशन पर सोते रहते हैं, एक ही एनर्जी फील्ड पर आप लेटे हुए होते हैं, तो यदि आप नेगेटिव एनर्जी फील्ड पर लेटे हैं, आप मॉर्निंग में गए उसके बाद ऑफिस गए, तो आपके डिसीजन जो होंगे वो उसी टाइप के होंगे। आप अच्छे एरिया में सो रहे हैं, मनी वाले एरिया में सो रहे हैं, तो आपके डिसीजन को वो इम्पैक्ट करते हैं। आप उसी तरीके के डिसीजन लेंगे कि जिस जगह पर आप सो रहे हैं, जिस जगह पर आप बैठ रहे हैं, आप ऑफिस का बैग आके कहाँ रखते हैं। कुछ लोग होता है ना, बाय डिफॉल्ट हम उसी पर्टिकुलर जगह पर रख रहे होते हैं ऑफिस का बैग लाके, हाँ आदत बन जाती है कि हम उसी जगह पर लाके ना ऑफिस का बैग रखते हैं। तो ये किस जगह रख रहे हैं दैट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जिस तरीके से आप एक एनर्जी फील्ड में बैठे हुए हैं, आपका वो ऑफिस का लैपटॉप, आपका ऑफिस का बैग भी उस एक सर्टेन एनर्जी फील्ड में बैठा हुआ है। तो ऐसी कोई आप बता सकते हो जब 2-3 चीज़ें कि जो हम खुद से लोगों को करेक्ट करनी चाहिए अपने घर के अंदर? सबसे पहले तो साउथ ईस्ट में यदि टॉयलेट हो तो उसको ठीक करिए। यदि फाइनेंस का डायरेक्ट संबंध ही साउथ ईस्ट से होता है, ठीक है, तो साउथ ईस्ट में जो टॉयलेट है तो वहाँ पर ज़रूर आप उसको ठीक करिएगा। और दूसरा एक है वेस्ट साउथ वेस्ट। अच्छा, यदि आपका साउथ साउथ वेस्ट ख़राब है या वहाँ पर आपका बेडरूम है, वहाँ पर आप यदि सो रहे हैं साउथ साउथ वेस्ट में, तो उस जगह को चेंज करिएगा, क्योंकि उसका कोई रेमेडी नहीं है। आपको शिफ्ट होना ही पड़ेगा उस एरिया से। तो उस जगह से आप शिफ्ट होइए, तो आप अपने अंदर चेंज देखेंगे, आपको फील होगा कि पहले जो डिसीजन ले रहे थे अब के डिसीजन में और पहले के डिसीजन में कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो क्योंकि हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं इसलिए मेरा फोकस सिर्फ वहाँ पर है। अपने नॉर्थ को ठीक करिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में बेसिकली वॉट एवर वी आर डूइंग, जो भी हम काम कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ की अपॉर्चुनिटी के लिए कर रहे होते हैं। यदि नॉर्थ डिस्टर्ब रहेगा तो जहाँ हैं हम वहीं हैं, या जो है वो भी जा रहा होता है। तो वैसे तो देखा जाए तो हर चीज़ से रिलेटेड कुछ 10 या 12 आपके एरिया कनेक्ट करते ही करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट करते हैं। आप कोई भी काम कर रहे होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। तो घर का वास्तु तो मस्ट है, यदि आप चाहे फाइनेंस में है, कोई बिजनेस में है, किसी भी चीज़ में है, इन ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी के लिए, पीसफुल लाइफ के लिए ज़रूरी है कि आप वो काम करें ही करें, अपने घर का वास्तु जरूर करवाएं। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, मैं एस्ट्रो से भी ज़्यादा बिलीव मैं आपको कहूँगी कि मैं वास्तु के ऊपर करती हूँ। तो वास्तु तो आपकी लाइफ को चेंज करता है, थिंकिंग को चेंज कर देता है आपकी। आज आप जो सोच रहे हैं जहाँ बैठे, आपकी यूँ थिंकिंग चेंज हो जाएगी, व्हाट आई वॉज डूइंग, यार इसमें क्या है, अब मुझे ये करना चाहिए। और ये थॉट प्रोसेस कौन सी चीज़ देती है। बहुत बार ऐसा हुआ कि जब मैं वास्तु करके आई हूँ, लोगों की थिंकिंग चेंज हुई कि यार मैं अभी तक क्या कर रहा था, मुझे इस तरीके से काम करना चाहिए। लेकिन मैम दिक्कत पता है क्या हो जाती है, अब जिसका ऑलरेडी घर बना हुआ है
वो कैसे चेंज करेगा? तो इससे बेटर है कि घर बनवाने से पहले एक बार वास्तु करा लो। ये बहुत मतलब पता नहीं क्यों ये मिथ है क्या है, क्योंकि इतनी रील्स इतनी चीज़ें देखने के बाद भी यदि ये मेरे पास क्वेश्चन आता है, और सिर्फ आपका क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत लोग, मेरे ख्याल से 90% लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि जी बना हुआ है तो अब तो कुछ कर नहीं सकते हैं। मैं आपको एश्योर करती हूँ, अब मैंने खुद से ही मान के चलिएगा कि अराउंड 10,000 फ्लैट कर चुकी हूँ मैं, ठीक है। सो आप फ्लैट का काम करिएगा, आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। और ऐसा नहीं है, आजकल इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्निक है कि उसके थ्रू आपको रिजल्ट मिलते हैं, बिना तोड़ फोड़ के रिजल्ट मिलते हैं। ओनली 5% ऐसी चीज़ होती है कि जब मैं कहती हूँ कि नहीं चेंज कर लो, और आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। तो अभी तक हमारी ऑडियंस ने काफ़ी सारी चीज़ें सुनी होंगी और काफ़ी मतलब पॉइंट्स देखे होंगे कि काफ़ी नॉलेजेबल था। एंड आप बताइए कि अगर किसी को आपसे कांटेक्ट करना है तो वो कैसे आपसे कांटेक्ट करे? मैं आप नंबर यहाँ पर, मेरा नंबर जो है आप उसको लगा दीजिएगा, तो नंबर पे आप डायरेक्ट, तो मैं या मेरी टीम कांटेक्ट कर लेगी। आपको सिर्फ व्हाट्सएप मुझे सेंड करना है, और जैसे ही टाइम होता है तो समटाइम्स मैं पर्सनली बात करती हूँ या टीम के मेंबर आपसे बात करेंगे, तो आप इस तरीके से मुझे इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में हैं तो आप आराम से आके मेरे ऑफिस में आके मुझसे मिल भी सकते हैं, विजिट करवा सकते हैं, मिल सकते हैं। मैम आपने काफ़ी अच्छे से हमारे सारे सवालों के जवाब दिए, काफ़ी पेशेंसली, और बाकी जो भी ऑडियंस के हमारे डाउट्स आएंगे हम कोशिश करेंगे कि आपसे एक और मुलाकात हो, और नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर जो भी लोगों के डाउट आते हैं सीधा आपके साथ हम उनको क्लियर करें। अभी जैसे आपने बताया कि आपकी एक और एक्सपर्टीज़ है न्यूमरोलॉजी, तो उस पर भी ज़रूर मैं बात करना चाहूँगी आपसे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अभी चीज़ें हैं कि बहुत डिपेंड करती है न्यूमरोलॉजी भी हमारी लाइफस्टाइल में। तो उस पर भी हम आप कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट पॉडकास्ट आपके साथ जल्दी ही कनेक्ट करें। और बाकी आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।